गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर वन के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे हैं आप सब? ओके। चलिए, तो प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोग अपने फिक्स टाइम पे एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा चंपारण सत्याग्रह। ओके, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह हमारे हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम लोग बहुत ही विस्तृत तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, चंपारण सत्याग्रह को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उन सभी कारणों को पढ़ेंगे जिसके कारण हमारा चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले चंपारण में चलना पड़ेगा। कुछ मैं आप लोगों को सबसे पहले चंपारण की स्थिति के बारे में बता देता हूँ। यदि आप लोग बिहार का मैप देखे होंगे, कुछ इसी प्रकार मिलता जुलता है बिहार का मैप। ठीक है, यही बीच से गंगा नदी गुजरती है। इसी बिहार के पश्चिमोत्तर प्रांत में या पश्चिमोत्तर भाग में यहाँ चंपारण पड़ता है। ठीक है, वही चंपारण है बिल्कुल। बस फर्क इतना ही है कि आज के चंपारण को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक है पश्चिमी चंपारण और दूसरा है पूर्वी चंपारण। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो पश्चिमी चंपारण है इसका मुख्यालय बेतिया है एवं पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, जो हमारा चंपारण प्रदेश है, चंपारण क्षेत्र है, वह 17वीं 18वीं शताब्दी में जब नील की खेती हुआ करती थी तो उस समय बंगाल के बाद चंपारण का दूसरा स्थान आता था। ठीक है, नील की खेती में। तो जब अंग्रेज हमारे भारत में आए हुए थे तो उन लोगों ने यहाँ पे उन्हीं चीज़ का व्यापार करना शुरू किया जिसकी यूरोप में सबसे अधिक मांगे थी। तो यूरोप में अधिक मांग वाली वस्तुओं में नील भी शामिल था, क्योंकि उस समय तक कृत्रिम नील का आविष्कार अभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेज भारत में बंगाल के बाद चंपारण में नील की खेती करवाना शुरू किया था और चंपारण में उस समय खेती की दो प्रकारें उपस्थित थे। ठीक है, चंपारण, उस समय जो चंपारण में नील की खेती होती थी, नील की खेती, ओके, ये दो प्रकार की थी। पहला जिरात और दूसरा असामी बार। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिरात सिस्टम क्या है और असामी बार सिस्टम क्या है। तो देखिए, जिरात सिस्टम में अंग्रेज बगान मालिक भारतीय मजदूरों से खेती करवाते थे। भारतीय मजदूरों से खेती करवाते थे। ओके फ्रेंड्स, चूंकि हम सभी जानते हैं कि जब अंग्रेजों का हमारे भारत में आगमन हुआ था तो उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। मगर ब्रिटिश सरकार द्वारा संसद में एक कानून पारित किया गया था कि कोई भी अंग्रेज, ठीक है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी के रूप में या अधिकारी के रूप में या उसके सदस्य के रूप में जो वहाँ पे जा करके भारत में व्यापार करेगा, वह कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेज नागरिक है भारत में अपनी भूमि नहीं खरीद सकता है। ओके, लेकिन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह प्रावधान किया कि कोई भी अंग्रेज नागरिक भारत में अपनी भूमि खरीद सकता है। ओके, जैसे ही अंग्रेज सरकार द्वारा यह कानून पारित किया गया, अंग्रेजों द्वारा भारत में भूमि खरीदना शुरू कर दिया गया। ओके, तो अंग्रेजों ने सबसे अधिक वहीं पर भूमि खरीदना शुरू किया
जहाँ पे फसलों का अधिक उत्पादन हुआ करता था। उस समय नील की खेती जोरों पर थी। यही कारण है कि अंग्रेजों ने चंपारण में भी बहुत अधिक मात्रा में भूमि खरीदना शुरू किया। और जब चंपारण में अंग्रेजों की अपनी भूमि हो गई तो अब अंग्रेजों को किसी भी किसान को अग्रिम राशि भी नहीं देनी पड़ती थी और न ही किसानों से किसी भी प्रकार की खेती करवाने के लिए उनसे पैरवी करना पड़ता था। अब वे खुद भारतीय मजदूरों को अपने खेतों में रख करके और खेती करवा सकते थे। ओके, तो जिरात सिस्टम में वही होता था कि अंग्रेज द्वारा नील का बागान स्थापित किया जाता था और उसमें भारतीय मजदूरों से खेती करवाया जाता था। ओके, इसके बाद हमारा अगला सिस्टम है असामी वार। असामी वार में क्या होता था कि जो भी रैयत किसान होते थे, रैयत किसान वह स्वयं की भूमि पर नील की खेती किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे रैयत किसान का मतलब है वैसे किसान जिनकी स्वयं की भूमि हो और उस भूमि का लगान वह स्वयं चुकाता हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों सिस्टम को समझ गए होंगे, जिरात और असामी वार। मतलब जिरात में अंग्रेज बागान मालिक भारतीय मजदूरों से खेती करवाता था और असामी वार सिस्टम में जितने भी यहाँ पे रैयत किसान थे उन्हें स्वयं की भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। अब देखिए यहाँ पे जिरात सिस्टम में पूर्ण रूप से भूमि पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, तो इसमें तो अंग्रेजों द्वारा किसी प्रकार का मतलब निषेधात्मक कानून लागू करने की कोई संभावना ही नहीं थी। मगर यहाँ पे एक जो असामी वार सिस्टम है, इसकी भूमि पर हमारे भारतीय रैयत किसानों का अधिकार होता था और अंग्रेजों द्वारा विशेषकर इसी में सबसे अधिक तरह तरह के कानून पारित किए जाते थे। ठीक है, इसी में एक कानून था 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसको आगे लिख देते हैं हम। तो असामी वार सिस्टम में ही एक कानून लागू किया गया था जिसका नाम था 3 कठिया व्यवस्था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था के तहत यह प्रावधान किया गया कि असामी वार सिस्टम में जितने भी भारतीय रैयत किसान हैं वह अपनी भूमि के 20/3 भाग पे नील की खेती किया करेंगे। नील की खेती किया करेंगे। ठीक है, अर्थात अब भारतीय किसानों के लिए नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया, वह भी 20:3 के अनुपात में। ठीक है, अर्थात यदि किसी भारतीय रैयत किसान के पास 1 बीघा अर्थात 20 कट्ठा भूमि है तो उसमें से उसे यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह अपने 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बात हम लोग यहाँ पे ध्यान में लेंगे कि जब अंग्रेजों का भारत पर पूर्ण रूप से शासन नहीं हुआ करता था, अर्थात वे केवल व्यापारी के रूप में ही हमारे भारत में व्यापार के लिए आए हुए थे, तो उस समय नील की खेती के बहुत ही उचित दाम दिया करते थे। ठीक है, मगर जैसे ही धीरे धीरे उनका भारत पर आधिपत्य बढ़ता गया, जैसे 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बाद से और 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें भी जब भारतीय क्रांति जो थी 1857 ईस्वी की सफल नहीं हो पाई थी, तो उसके बाद से जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में हमारे भारत का शासन चल गया, तो लगभग अब उनका हमारे भारत पर पूर्ण आधिपत्य हो चुका था। ठीक है, तो जैसे ही उनका आधिपत्य हमारे भारत पे बढ़ा तो उन लोगों द्वारा जो हमारे नील की खेती का उचित दाम दिया जा रहा था उसमें कमी ला दी गई। ठीक है, इसके साथ साथ एक और घटना था
कि जब हमारे भारतीय रैयत किसान नील की खेती किया करते थे तो अंग्रेजों द्वारा अग्रिम राशि दी जाती थी। मतलब यह कि यदि किसी किसान को खेती करना है और उसके पास पहले से अपनी पूंजी नहीं है तो किसान उन्हें पहले ही खेती का पूरा दाम दे दिया करते थे, जिसके द्वारा किसान उसी पूंजी का प्रयोग करके अपने खेत में नील का फसल लगाया करते थे और उसी फसल को बाद में जब वो पूर्ण हो जाया करता था काट करके और अंग्रेज को दे दिया करते थे। ठीक है, इससे किसानों को भी फायदा था। जैसे कि किसान अपनी खेती के लिए जब उनके पास पूंजी नहीं हुआ करता था वे साहूकारों की मदद लिया करते थे, जिससे उन्हें भारी कर्ज का सामना करना पड़ता था। लेकिन अग्रिम राशि के रूप में अंग्रेजों ने उन्हें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया था। मगर जब उनका आधिपत्य भारत पर बढ़ा तो उन्होंने अग्रिम राशि भी देना बंद कर दिया। अब बताइए भला, किसान साहूकार से कर्ज लेकर के और नील की खेती करता है और उसका भी अंग्रेजों द्वारा उचित दाम नहीं दिया जाता है। यह तो सरासर अन्याय थी हमारे भारतीय किसानों के साथ। तो अंग्रेजों में अब धीरे धीरे असंतोष उत्पन्न होने लगा। इसके साथ एक और घटना था कि जो नील का फसल होता है यह बहुत ही दीर्घकालिक होता है। ठीक है, और वह धान के फसल के साथ ही रोपा जाता है। पहली बात यह है कि धान के फसल के साथ नील की खेती की जाती है, तो हमारा किसान तो कभी भी धान के फसल उगा नहीं पाएगा। ठीक है, और धान का फसल हम लोग जानते हैं कि 3 या 4 माह का होता है। तो यदि हम लोग धान का फसल रोपते हैं तो नवंबर या दिसंबर तक उसकी कटाई हो जाती है और उसके बाद गेहूं का फसल लगा दिया जाता है। मगर नील की खेती 6 या 7 महीनों में उगाई जाती थी, जिसके कारण हमारा किसान गेहूं का खेती भी नहीं कर पाता था। यानी धान और गेहूं दोनों से हमारा किसान वंचित हो जाता था। और जब कभी आपातकाल की स्थिति आती थी, यानी दुर्भिक्ष पड़ता था, भुखमरी फैल जाती थी हमारे भारत में, तो हमारे किसानों के पास खाने के लिए किसी प्रकार का अधिशेष उत्पादन नहीं रह पाता था, जिसके कारण उन्हें व्यापक तौर पर भुखमरी का सामना करना पड़ता था। ठीक है, और इसके साथ साथ जब नील की खेती किया करते थे हमारे किसान, तो नील की पैदावार तो मतलब होती ही थी, उससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति में काफ़ी गिरावट आ जाती थी, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति पुनः उतना लाने के लिए हमारे किसानों को बहुत ही अधिक खर्च करने पड़ते थे। अतः मिला जुलाकर हम सभी पॉइंट्स को देखें तो हम यही पाते हैं कि अब किसानों के पास एक बहुत ही गंभीर स्थिति बन गई थी। अब वे किसी न किसी प्रकार से करके अंग्रेजों के इस अत्याचार से छुटकारा पाना चाहते थे और इसी क्षेत्र में वे एक मतलब ऐसे नेता के तलाश में थे जो कि इनकी समस्याओं को अच्छी तरह से सुन सके और उसका एक उचित समाधान दे सके। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम वहां के ही एक बड़े किसान राजकुमार शुक्ल ने कदम आगे बढ़ाया। ठीक है, उनका नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल यहाँ उनका नाम है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल चंपारण के ही एक बहुत बड़े किसान थे। उनकी अपनी बहुत ज़्यादा भूमि थी। जब किसानों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे चंपारण में और किसी द्वारा उसका नेतृत्व नहीं संभाला जा रहा था, तो राजकुमार शुक्ल आगे आए और उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू किया। मगर किसानों ने मगर अंग्रेजों ने इनकी एक न सुनी और इनकी अनेक बार गिरफ्तारियां भी की गई। अब ये अपनी गिरफ्तारी से बहुत ही अधिक तंग आ चुके थे। अब ये चाहते थे कि मैं खुद इस आंदोलन का नेतृत्व न करके जो भारत के सबसे मतलब जो अच्छे छवि वाले नेता है उन्हें चंपारण लाया जाए और उनके नेतृत्व में इस आंदोलन को एक नया मोड़ दिया जाए। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजकुमार शुक्ल ने बाल गंगाधर तिलक को चंपारण बुलाना चाहा। ठीक है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की जो छवि थी उस समय बहुत ही अधिक प्रसिद्ध थी। ठीक है, वह एक बहुत ही अच्छे लेवल के नेता माने जाते थे उस समय। इसी उद्देश्य से राजकुमार शुक्ल 1916 ईस्वी में लखनऊ, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन पहुंचे। ठीक है,
क्योंकि 1916 ईस्वी का जो कांग्रेस का लखनऊ सेशन हो रहा था उसी में बाल गंगाधर तिलक भाग लेने के लिए लखनऊ आने वाले थे। ओके, तो जब यह बात पता चली थी राजकुमार शुक्ल को तो वे तुरंत ही लखनऊ पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसे ही राजकुमार शुक्ल लखनऊ पहुंचे तो उन्हें बाल गंगाधर तिलक की जगह महात्मा गांधी को चंपारण लाने का सुझाव मिला और इसके पीछे उन लोगों द्वारा जिन्होंने इनको सुझाव दिया उन लोगों द्वारा यह तर्क दिया गया कि महात्मा गांधी किसानों से संबंधित आंदोलन जो है वो पहले ही दक्षिण अफ्रीका में कर चुके हैं और उसका समापन भी बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ है और उन्हें जनता के बीच रहने का एवं उनके जो भी मतलब समस्या है उनको सुनने का बहुत ही अच्छा अनुभव है। वह एक शांतिपूर्ण व्यवहार करने वाले नेता है जिसके कारण यदि वहाँ की जनता भी आपका समर्थन नहीं करती है तो वे मोटिवेट करके उनको अपने पक्ष में ला सकते हैं। ओके, जब यह बात राजकुमार शुक्ल को पता चली वे महात्मा गांधी के पास पहुंचे क्योंकि राजकुमार शुक्ल के तो दिमाग में बस एक ही बात बैठ गई थी कि हमें किसी भी अच्छे लेवल के नेता को चंपारण लाना है और उन्हीं के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ओके, तो जब महात्मा गांधी के पास पहुंचे तो महात्मा गांधी ने चंपारण आने से साफ साफ इनकार कर दिया। जब महात्मा गांधी ने इनकार कर दिया तो राजकुमार शुक्ल बहुत ही हताहत हुए और वे सोचने पर विवश हो गए कि आखिर यदि बाल गंगाधर तिलक के अपेक्षा ये अच्छे लेवल के नेता है और इन्होंने चंपारण आना मना कर दिया तो बताइए हम लोगों जैसे जो छोटे मोटे नेता के तौर पे कार्य करते हैं हम लोगों की बात तो भला अंग्रेज सुनेंगे नहीं, तो आखिर हम लोगों की चंपारण समस्या का समाधान हो कैसे पाएगा। ठीक है, तो वे अपनी जिद पे अड़ गए महात्मा गांधी के समक्ष और वे उनसे आग्रह करने लगे कि आपको किसी भी तरह करके चंपारण आना ही होगा। महात्मा गांधी उनके जिद से बहुत ही अधिक परेशान थे। उन्होंने एक ऑप्शन के तौर पे मतलब एक विकल्प इनको दिया कि मैं अभी तो नहीं जाऊंगा मगर 7 अप्रैल को पुनः कलकत्ता आ रहा हूं, 7 अप्रैल 1917 को कलकत्ता आ रहा हूं, आप वहां पे आइएगा, हमसे मुलाकात होगी और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं चंपारण चलूंगा या नहीं चलूंगा। ओके, तो महात्मा गांधी गुजरात वापस लौट गए वहां से और 7 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे कलकत्ता आए। जैसे वो कलकत्ता में प्रवेश किए वे राजकुमार शुक्ल को देखकर हैरान हो गए क्योंकि उतने दिनों बाद उनकी मुलाकात हुई थी और राजकुमार शुक्ल इनको लेने के लिए पहले से वहां पहुंच चुके थे। अब तो महात्मा गांधी को उनकी बात माननी ही थी। महात्मा गांधी ने चंपारण चलना स्वीकार कर दिया और उन्हीं के साथ 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे। कलकत्ता से पटना की यात्रा के दौरान ही महात्मा गांधी यह समझ चुके थे कि राजकुमार शुक्ल एक बहुत ही भला आदमी है, उनके मतलब सहयोग से मैं वहां पे सफल आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा। हमें कुछ ऐसे नेता की आवश्यकता होगी जिनकी बिहार में अधिक पहचान है और वे थोड़ा मतलब ज़्यादा मतलब भावुकता वाले नेता नहीं हो। ठीक है, और इसी उद्देश्य से राजकुमार शुक्ल के साथ अगले ही दिन 11 अप्रैल 1917 ईस्वी को मुजफ्फरपुर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, मुजफ्फरपुर जाने के बाद वहाँ के एक मतलब राजनीतिक नेता ही थे मगर इसके साथ साथ वे एक शिक्षक भी थे, जेबी कृपलानी, जो कि उस समय मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कार्य किया करते थे। ओके, और उनके कुछ सहयोगी भी थे जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण थे, मजहरुल हक थे, इसके अलावा महादेव देसाई तथा नरहरि पारिक जैसे नेता थे जो कि उनका सहयोगी थे। जब महात्मा गांधी को इन सभी व्यक्तियों का सहयोग मिलना तय हुआ, महात्मा गांधी ने वहां से चंपारण का रुख किया। मगर जैसे ही वहां के कमिश्नर को यह पता चली, चंपारण के कमिश्नर को, कि महात्मा गांधी कुछ बिहारी नेताओं के साथ चंपारण में प्रवेश कर रहे हैं,
तो उसने साफ साफ महात्मा गांधी के चंपारण में प्रवेश पर निषेध लगा दिया, यानी महात्मा गांधी अब चंपारण में प्रवेश नहीं कर सकते थे। मगर यह बात हमारे गवर्नर को भी पता चली, तो गवर्नर ने यह सोचा कि इस समय, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध की उस समय घटना भी चल रही थी, तो जब गवर्नर को यह पता चली तो उसने सोचा कि इस समय पूरे देश में उग्रवाद का माहौल है, यानी सब जगह क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है। हमारे देश में मतलब भारत में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखे। तो यदि महात्मा गांधी को मैं यहाँ पे अधिक महत्व दे देता हूँ तो उनके पक्ष में अधिक जनता आ जाएगी, और अधिक जनता का समर्थन पा करके महात्मा गांधी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपना नेतृत्व करने लगेंगे। और जैसे ही उन्हें व्यापक जन समर्थन प्राप्त होने लगेगा, हम लोग उनसे संपर्क स्थापित करके और अपने हित में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इस तरह हमें उग्रवादी घटनाओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और क्रांतिकारी गतिविधियों पर लगाम भी स्थापित हो जाएगी। इसी उद्देश्य से गवर्नर ने महात्मा गांधी को चंपारण में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दिया। महात्मा गांधी को जैसे ही यह अनुमति मिली, 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण पहुंचे। ठीक है, जब वे चंपारण पहुंचे तब अपने सहयोगियों एवं स्वयं के द्वारा पूरे चंपारण क्षेत्र का भ्रमण किया और वहां की जो भी जनता है उनकी वास्तविक स्थिति से परिचित हुए। जब वे वहां की जनता की वास्तविक स्थिति से परिचित हुए तो इन्हें बहुत ही अफसोस हुआ कि हमारे देश का कोई ऐसा विभाग है जहां पे इतने सारे अत्याचार किए जाते हैं अंग्रेजों द्वारा, और इनकी समस्याओं को सुनने वाला इस देश में कोई नहीं है। उन्होंने राजकुमार शुक्ल को धन्यवाद दिया कि आपने हमें ऐसे अवसर के लिए चुना ताकि मैं इसका नेतृत्व प्रदान कर सकूं। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। मगर राजकुमार शुक्ल को तो बस इस आंदोलन का मतलब उचित समाधान चाहिए था। अतः उन्हें महात्मा गांधी से आग्रह किया कि आप जल्द से जल्द इस समस्या का कोई उचित समाधान ढूंढिए ताकि यहाँ की जनता चैन की रोटी खा सके। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से चलिए देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल के विचारों पर अमल करते हुए वहाँ के जो गवर्नर है उनसे बात किया और उनसे कहा कि जल्द से जल्द आप यहाँ की जनता को कोई उचित समाधान दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ की जनता के समर्थन में व्यापक जन हड़ताल करूँगा, जिससे आपको सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही मतलब कठिनाई होगी। आप इस हड़ताल को संभाल नहीं पाएंगे और आपकी जो सत्ता की जड़ है वह कमजोर पड़ जाएगी। हमारा गवर्नर ने तो पहले से ही मन बना लिया था कि महात्मा गांधी को किसी भी तरह करके इस आंदोलन में सफल करना ही है। अतः उसने ज़्यादा कुछ सोचे बिना ही या ज़्यादा समय विलंब किए बिना ही महात्मा गांधी की इस बात पर सहमति दे दी और उसने यह व्यवस्था कर दिया कि जिस भी किसान को मन करे वह नील की खेती कर सकता है और जिसको नहीं मन करे वह नील की खेती नहीं करेगा। इसमें किसी भी किसान को कोई दबाव नहीं होगी और उसे जो क्षति हुई है उसका 25% उस किसान को वापस कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ये जो चंपारण में सत्याग्रह चलाया जा रहा था वह सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। और यह जो चंपारण सत्याग्रह था यह हमारे भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था।
ठीक है। या यह भी कह सकते हैं कि यह हमारे भारत में चलाया जाने वाला प्रथम किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन था, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का टॉपिक चंपारण सत्याग्रह पूर्ण रूप से समाप्त होता है और इसी के साथ मैं इस वीडियो से विराम लेना चाहता हूं और मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि जितने भी बच्चे इस करियर वांट प्लेटफॉर्म पे नए हैं वे कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके बाद जो मैं हिस्ट्री का स्पेशल बैच शुरू करने जा रहा हूं तो उससे जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग उससे जुड़ करके और अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं, क्योंकि वह जो हमारा स्पेशल बैच होगा हिस्ट्री का वह बिल्कुल ही फ्री होगा। उसके लिए आपको कोई भी शुल्क अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद। ओके।